नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों के बारे में। हम इसकी बात लॉर्ड पामरस्टन के विचारों से करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु। केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अनुसरण संवर्धन करना ही हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बात ये ज़रूर बता देते हैं कि हमारा कोई हमेशा से रहने वाला कोई शत्रु भी नहीं है और ना ही कोई मित्र है। बस केवल हमारे जो हित होते हैं वो ही हमेशा बने रहते हैं और इन हितों की प्राप्ति के लिए ही हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय हित प्रत्येक देश के आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्मित होती है। अर्थात वहाँ की इकोनॉमिक पावर, भौगोलिक स्थिति क्या है और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ क्या हैं, उससे वो डिसाइड होते हैं। देश के आर्थिक तथा सैनिक तत्व, उसकी परंपराएं, विचार, रीति रिवाज, धार्मिक, सामाजिक व्यवहार और विश्वास राष्ट्रीय हितों को निर्मित करते हैं और इन तत्वों के आधार पर ही प्रत्येक देश की जनता और सरकार कुछ विशेष तथ्यों को अपने राष्ट्रीय हितों की पुष्टि के लिए काम में लेती है, आवश्यक समझती है। इसके आधार पर हम नीति निर्माण करते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। राज्य का सार्वभौमिक अधिकार है, अपने हितों के अनुसार ही ये काम करना राज्य का सार्वभौमिक अधिकार है। इस प्रकार जो भी राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय हित के आधार पर ही अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। रॉबर्ट ऑगस्टुड ने राष्ट्रीय हित को उन मामलों का समूह बताया है जो केवल राष्ट्र के लिए लाभकारी हों। वास्तव में राष्ट्रीय हित की परिभाषा करना आसान नहीं है। वी डाइक ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहता है। इसका अर्थ है संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं। अर्थात राष्ट्रीय हित का सामान्य अर्थ क्या होगा कि उस राष्ट्र की इच्छाएं। ब्रुकिंग कहता है राष्ट्रीय हित वह हित है जिसे एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा तथा कुशलता के लिए आवश्यक समझता है। अर्थात जो राष्ट्र अपनी कुशलता के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जिसे आवश्यक समझे वही राष्ट्रीय हित है। और यह राष्ट्रीय हित सदा साधारणतया तथा निरंतर बने रहने वाले उद्देश्यों को दर्शाते हैं जिसके लिए कोई राष्ट्र अपना काम करता है। तो इस प्रकार की परिभाषाओं के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा ही होता है। यानी जो भी कोई देश अपने विदेश नीति को निर्धारित करता है इसका मतलब उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित अलग अलग हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं तथा उसकी परिस्थितियों, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ जो भी हैं वो इसके आधार को निर्धारित करती हैं और उनका निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय हित की संकल्पना का केंद्र बिंदु समाज के वे मूल्य हैं जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा तथा कल्याण होता है। अर्थात जो राष्ट्रीय हित है उसकी संकल्पना का बिंदु, मुख्य बिंदु क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा तथा कल्याण। अर्थात जनता के कल्याण के लिए लोग अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को बनाए रखते हैं। उससे राजनीतिक विश्वास, राष्ट्र की जीवन शैली, अखंडता सभी सुरक्षित होते हैं। राष्ट्र के हित संवर्धन के लिए नीति और कार्यक्रम बनाते हैं और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी वातावरण राष्ट्र के अनुकूल ही बना रहे और जिसके आधार पर हम हमारी विदेश नीति को समझते हैं, मानते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं उस राष्ट्र की, वो राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत आती हैं और इनका निर्धारण, इनके जो तत्व होते हैं वो भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, जो सांस्कृतिक है, इन पर निर्भर करते हैं। अर्थात वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर इनका निर्धारण किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित की परिभाषा में अगर बात करें तो मार्गेंथु ने कहा है कि वे राजनीतिक परंपराएं और संस्कृति जिनके संदर्भ में कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम मार्गेंथु को लेंगे तो वो क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय हित वे हैं जो राजनीतिक परंपराएं और संस्कृति जिनके
दर्ब में कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हों। रॉबर्ट ऑक्सफोर्ड की बात करें तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित को उन मामलों का समूह बताया। राष्ट्रीय हित वे समूह हैं जो केवल राष्ट्र के लिए लाभ के लिए ही हों। अर्थात इनकी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के लिए आवश्यक हित, राष्ट्र के कल्याण के लिए या राष्ट्र के लाभ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रहित की परिभाषा में कई बार समस्याएं भी आ जाती हैं कि किसको राष्ट्रहित बताया जाए। तो इसको सुलझाने के दो काम हैं कि कुछ तो क्या कहेंगे कुछ विद्वान तो कि राष्ट्र में राज्य की ओर से बार बार किए जाने वाली बातों से राष्ट्रहित का अनुमान लगाते हैं। जैसे कुछ एक तो क्या मानते हैं कि जो बार बार राष्ट्रहित की बात करते हैं या जो बार बार विशिष्ट राष्ट्र के ओर से बार बार जो राष्ट्रहित के अनुमान लगाए जाते हैं उनके आधार पर जोनचेज क्या कहते हैं कि संभावित आक्रांता राष्ट्रों को उनके अड्डों से हटाना जहां से अमेरिका पर हमला कर सके। ये जो कुछ केवल अमेरिका की विदेश नीति से संदर्भित ही लोगों ने कहा है। हम इसकी गहराई में न जाकर केवल इनकी व्याख्या के बारे में ही बात करेंगे। जॉर्ज कोहेन और मार्गेंतो आदि ने इस राष्ट्रीय हितों के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। अब हम राष्ट्रीय हित के तत्वों की बात करते हैं। राष्ट्रीय हित के जो तत्व होते हैं उनमें मुख्यतः कुछ एक तत्व हैं जिनमें पहला मनोबल, मोरल, अर्थात उस राष्ट्र का मोरल, उसका मनोबल, उसका प्रमुख तत्व होता है राष्ट्र का। अगर कोई राष्ट्र मनोबलशील है तो वह, चाहे वह निर्बल हो, चाहे वह शक्तिशाली ना हो, लेकिन उसका मनोबल सुदृढ़ है ना, तो वह राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति कर सकता है और एक शक्तिशाली राष्ट्र के बजाय भी अपने हितों की पूर्ति कर सकता है। अतः पहला तत्व होगा मनोबल। दूसरा है नेतृत्व, अर्थात उस राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है वो किस प्रकार का है, यानी वो जो नेता होते हैं वहाँ के, वो अपने राष्ट्र के हितों को विभिन्न राष्ट्रों के साथ किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, और वो नेतृत्व के माध्यम से अपने राष्ट्र के हितों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिलाने की कोशिश करता है। तीसरा है शक्ति। राष्ट्रीय हित शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक आधारशिला है और इससे देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। और कोई भी राष्ट्र आवश्यक है कि वह अपने को शक्तिशाली बनाए रखे, और वर्तमान में जैसे अमेरिका और ये आदि राष्ट्र हैं वो अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखते हैं और अपने हितों की पूर्ति कर लेते हैं। आर्थिक समृद्धि ये भी एक तत्व है। ये इसलिए है कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली तभी बना पाएगा, अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति तभी कर पाएगा जब वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा तो अपने हितों की पूर्ति ज़्यादा कर पाएगा, अपने जनता के कल्याण के बारे में और अपने राष्ट्र की सुरक्षा ज़्यादा कर पाएगा। अगला है सांस्कृतिक एकता की रक्षा। सांस्कृतिक एकता राष्ट्र को मजबूती से जोड़े रखती है, अर्थात वो विखंडित होने नहीं देती और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक होती है ये सांस्कृतिक एकता। इससे देश में एकता का भाव उत्पन्न रहता है और यह राष्ट्र के गौरव की परंपराओं की रक्षा की विचारधारा है। अगला है शांति। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो उसमें शांति की भी आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति राष्ट्र को आंतरिक मजबूती प्रदान करती है और इस समय राष्ट्र अपने संसाधनों का प्रयोग उचित रूप में करता है। लगातार अशांति से राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है, टूट जाता है, रुक जाता है, यानी कमजोर स्थिति में राष्ट्र प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। अगर राष्ट्र में अशांति है तो वह प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाता। तो हमें ये जरूरी है कि शांति भी बनाए रखनी चाहिए। अब जो राष्ट्रीय हित उनके सामने कई बार समस्याएं आ जाती हैं कि जो क्या समस्याएं हो सकती हैं, कि संकल्पना में क्या समस्याएं आती हैं वो उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला है यह आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा अत्यंत व्यापक होने के कारण अस्पष्ट हो गई, अर्थात राष्ट्रीय हित की धारणा व्यापक है और यह अस्पष्ट भी हो गई कि किसको राष्ट्रीय हित माने। तो एक समस्या तो यह है, और विदेश नीति में किसे इस राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है महत्वपूर्ण मुद्दा यह हो गया कि विदेश नीति के साधन और साध्य के बीच अंतर करना भी आवश्यक हो जाता है। कि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो विदेश नीति में पहले साधन से साध्य बनता है और फिर साध्य को साधन की तरह प्रस्तुत करके नए साध्य की प्राप्ति का यत्न किया जाता है। जब विदेश नीति का व्यावहारिक पक्ष ऐसा हो
तो उसमें राष्ट्रहित की कोई बात बहुत काम की चीज़ साबित नहीं होती। तो इसका मतलब कि पहले साधन साधन के साथ साध्य की प्राप्ति की जाती है और फिर साध्य से साधन के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो फिर राष्ट्रीय हितों की कोई महत्व नहीं रह जाता। अगला है ये तीसरी समस्या है कि राष्ट्रीय हितों के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि यह किसका हित है, यानी किसका हित है। तो इस बात की इसने निर्धारित किसने हित निर्धारित किया और निर्धारण किस प्रकार हुआ, इसकी भी समस्या होती है कि राष्ट्र के हित के बारे में किसने कहा। तो राष्ट्र मान लो कि किसी का आर्थिक हित है ही नहीं, तो हम उस आर्थिक हित के आधार पर नहीं कह सकते, किसी दूसरे राष्ट्र का कोई दूसरा हित हो सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ एक समस्या हैं जो भी हमारे सामने आती हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब हम बात करते हैं राष्ट्र हितों की वृद्धि के तत्व, यानी राष्ट्रीय हित की वृद्धि में क्या क्या काम आते हैं, कैसे बढ़ाई जाती है। पामर्स और पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के हितों की वृद्धि के लिए डिप्लोमेसी अर्थात उस राज्य की कूटनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह अपने आप को किस प्रकार से विदेश नीति अपनी विदेश नीति को किस प्रकार से ढालता है, वह कूटनीति के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रचार और राजनीतिक युद्ध। इसके अंतर्गत ये होता है कि वो अपने जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करता है अपने, और राजनीतिक युद्ध यानी वह अपने अपने हितों के लिए वो कैसे इस प्रकार से टकराता है, राजनीतिक द्वंद्व कैसे प्रदान करता है। तो ये भी एक तरह से राष्ट्रीय हितों के बारे में बात करते हैं। तीसरा है आर्थिक साधन, अर्थात आर्थिक साधन भी राष्ट्रीय हितों की वृद्धि में काम आते हैं। चौथा है साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, अर्थात किसी राष्ट्र की यह ताकत हो कि वो अपना साम्राज्य ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और उपनिवेश बनाए। तो ये भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए बढ़ाने के साधन माने जा सकते हैं। और पांचवा है युद्ध, युद्ध के माध्यम से किसी अन्य राष्ट्र को अपने कब्जे में करके भी इस राष्ट्रीय हितों को बढ़ाया जाता है। अब हम हित और विदेश नीति में अंतर करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं। तो विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। विदेश नीति संचालन क्यों होता है, राष्ट्रीय हितों के लिए। जहां कहीं राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय सिद्धांतों के मुताबिक नहीं होते वहां सिद्धांत छोड़कर हितों का पक्ष पकड़ा जाता है। जहां कहीं राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय सिद्धांतों के मुताबिक नहीं होती वहां सिद्धांत छोड़कर हितों को पक्ष पकड़ा जाता है। अर्थात अगर सैद्धांतिक दृष्टि से कमजोरी है तो हम केवल राष्ट्रों को हितों को ही पकड़ेंगे। नीति निर्धारकों को एक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और उसके हितों का ध्यान रखकर ही उन बातों के अनुरूप अपनी विदेश नीति का संचालन किया जाता है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ उसके आधार पर प्राथमिक हितों की रक्षा पहले की जाएगी और गौण हितों की बाद में। कुछ हित ऐसे होते हैं जिनकी रक्षा हर कीमत पर करनी ही होती है, जैसे मान लें ये देश की संप्रभुता की रक्षा तो हर कीमत में उसको करना ही पड़ेगा। विदेश नीति का निर्धारण करते समय हितों के इस पद सोपान का निर्धारण करना आवश्यक है, अर्थात कौन से हित को किस प्रकार कौन से स्तर पर रखा जाए। विदेश नीति का अगर जब निर्धारण करेंगे हम तो उसमें कौन से हित को तवज्जो देंगे। सैनिक विज्ञान में प्रगति, आर्थिक समृद्धि आदि विभिन्न तत्व फलस्वरूप राष्ट्रीय हितों में प्राथमिक परिवर्तन किए जाते हैं और बदलाव भी उसी अनुरूप विदेश नीति में आता है। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं कि आत्मरक्षा, सुरक्षा तथा लोक कल्याण ऐसी बातें जो किसी भी विदेश नीति के आवश्यक तत्वों में आती हैं, अर्थात आत्मरक्षा सेल्फ प्रिजर्वेशन, सुरक्षा सिक्योरिटी और जन कल्याण वेलफेयर की बातें हैं जो सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी। यदि मूल रूप में देखा जाए तो राष्ट्रहित की अवधारणा विदेश नीति का केंद्रीय सिद्धांत है। राष्ट्रहित अर्थात जनता का कल्याण एक तरह से तो वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का आधार बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वह दूसरे देशों को कोई हानि न पहुंचाए, कि वह दूसरे देशों को किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचा सके। आणविक युग में यह अत्यंत आवश्यक हो गया कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए दूसरे राष्ट्रीय हितों को भी देखना आवश्यक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज परमाणु युग है, तो मैं अगर मेरे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता हूं तो ये मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं दूसरे के राष्ट्रीय हितों की भी पूर्ति करने की प्रयास करूं। अपने राष्ट्रीय हितों के साथ दूसरे राष्ट्रीय हितों को भी देखना आवश्यक हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अपने राष्ट्रीय हितों का निर्धारण करते समय सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसी बात न पैदा ना हो जाए जिससे संघर्ष का वातावरण बने। तो इससे ये तात्पर्य निकल कर आता है कि ऐसा वातावरण ना बने जिससे आपस में द्वंद्व का वातावरण बना रहे, अर्थात अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करें लेकिन किसी दूसरे के हितों को नज़रअंदाज ना करें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रहित केंद्र बिंदु होता है विदेश नीति के निर्धारण का, अर्थात कोई भी राष्ट्र अगर किसी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करेगा तो उन संबंधों में उसके राष्ट्रहित कहीं ना कहीं छुपे होते हैं।
तो इस प्रकार से हम राष्ट्र हितों की परिभाषा, उसके तत्व और उस अभिवृद्धि के साधनों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।